मैं एक गरीब बच्चा था जिसने पूरे शहर में प्रवेश परीक्षा में टॉप किया था। जब मीडिया मेरा इंटरव्यू ले रही थी तभी मेरे अमीर जैविक माता पिता अचानक कहीं से आ गए। अपने पिछले जीवन में मुझे लगा कि मैं आखिरकार अपने संघर्षों को पीछे छोड़ रहा हूँ। पता चला मैं सीधे नर्क में चला गया था। मेरे गोद लिए हुए भाई ने मेरी जिंदगी को एक जीता जागता दुष्स्वप्न बना दिया और मेरी सगी बहन मुझसे नफरत करती थी। मैंने गलती से उनके एक गंदे राज का पता लगा लिया और उन्होंने मेरे शरीर को समुद्र में फेंक दिया। कोई सबूत नहीं, कोई निशान नहीं। पुनर्जन्म के बाद मैंने दब्बू बनना छोड़ दिया। मैंने अपने परिवार का डटकर सामना किया और किसी को भी खुद पर हावी नहीं होने दिया। इस बार कोई मुझे अपनी जिंदगी सही ढंग से जीने से नहीं रोक रहा है। मेरे सामने लगातार कैमरे की फ्लैश चमक रही थी, शटर पागलों की तरह क्लिक कर रहे थे। तभी दो चेहरे सामने आए जो जाने पहचाने होते हुए भी अजनबी थे। मेरे जैविक माता पिता, मशहूर स्थानीय कारोबारी। वह महिला जो पूरी तरह सजी धजी थी, उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। बेटा, हमने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। उसके पीछे खड़ा आदमी जो कुछ कुछ मेरी तरह दिखता था, उसने मुझे नर्म और कोमल आंखों से देखा। पिछले जन्म में मैं मीडिया इंटरव्यू के बीच में था जब ये दोनों अचानक आए और कैमरों के सामने मुझ पर अपना हक जताया। इसने मुझे पूरी तरह से चौंका दिया था। परीक्षा में टॉप करने का मेरा इंटरव्यू एक बड़े अमीर परिवार के पुनर्मिलन के तमाशे में बदल गया। तब मैं डरपोक था, ना नहीं कह पाता था, बोल नहीं पाता था। मैं बस उनके साथ चला गया और उनके पीछे पीछे घर पहुंच गया। मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं मौत के जाल में जा रहा हूँ। शीप डॉग, गोद लिया हुआ भाई, डरा हुआ था कि मैं उसकी विरासत छीन लूंगा। इसलिए उसने मेरी सगी बहन शाव जेल के साथ मिलकर मेरे पीछे पड़ने की योजना बनाई। जब मैंने अपने जन्म देने वाले माता पिता से मदद की भीख मांगी और उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की तो उन्होंने मेरी एक बात पर यकीन नहीं किया। अंत में शीप डॉग और शाव जेल ने मिलकर मुझे फंसा दिया। मैं ऐसी जगह मरा जहां दफनाने के लिए भी जगह नहीं थी। उसके बाद उन्होंने मेरे माता पिता से कहा कि मैंने परिवार के पैसे चुराए और देश छोड़कर भाग गया, जिससे मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा के लिए बेदखल कर दिया। अब अपने सामने खड़े इन माता पिता को देखकर मैंने पूरी मीडिया के सामने उन्हें ठुकरा दिया और उनके साथ जाने से साफ मना कर दिया। माफ करना, लेकिन मैं एक अनाथ हूँ। मेरा कोई परिवार नहीं बचा है। जैसे ही मैंने ये कहा, कमरे का हर कैमरा मेरी तरफ मुड़ गया। मेरी माँ रो रही थी, उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था। क्यों? मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम मुझे स्वीकार क्यों नहीं करोगे? तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितने समय से ढूंढ रही हूँ। तुम्हें अस्पताल से चुरा लिया गया था। तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान थी। इतने सालों में मैं एक रात भी चैन से नहीं सोई। आप अमीर लोग हैं, बड़े कारोबारी। मुझे ढूंढना तो आपके लिए बहुत आसान रहा होगा, है ना? तो आप मेरे टॉप स्कोरर बनने के बाद ही क्यों आए? हमने सच में इतने सालों तक तुम्हें ढूंढा है। हमें हाल ही में पता चला कि तुम कहाँ थे। क्या आपके पास पहले से ही एक गोद लिया हुआ बेटा नहीं है? मुझे ढूंढने की क्या ज़रूरत है? क्या इसलिए क्योंकि मैं एक अच्छा छात्र हूँ जो आपका मान बढ़ाएगा, इसलिए अब आप मुझ पर दावा करना चाहते हैं? अगर आप सच में इतने सालों से तलाश कर रहे थे तो मुझे कभी अपने बारे में एक भी गुमशुदगी का विज्ञापन क्यों नहीं दिखा? न अखबारों में, न टीवी पर। मीडिया को खबर की गंध लग गई और उन्होंने अपने माइक उस जोड़े के चेहरे के सामने कर दिए। मिस्टर मू, मिसेज मू, क्या आप हमें बता सकते हैं कि वास्तव में आपने इतने सालों तक अपने बच्चे की तलाश कैसे की? अंत में मैं फिर भी उनके साथ घर चला गया। चलिए असलियत देखते हैं। इस दुनिया में पैसे के अलावा सब कुछ फर्जी है। आप किसी से भी दुश्मनी ले सकते हैं, लेकिन पैसे से नहीं। लेकिन पिछली बार के विपरीत, जब उन्होंने सब कुछ नियंत्रित किया और मेरे लिए सब तय किया, इस बार मैं मीडिया के सामने उनसे आगे निकल गया। इसलिए मुझ पर हुक्म चलाने के बजाय वे वास्तव में मेरे सामने दबे दबे रह रहे थे। हवेली में हार्टलेस मार्क ने बड़े उत्साह के साथ शीप डॉग को मुझसे मिलवाया। शावान, यह शावान है। ये तुम्हारा भाई है। शीप डॉग को उस नकली मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाते हुए देखकर मैं हार्टलेस की ओर मुड़ा। तो ये वही बच्चा है जिसे आपने मेरी जगह लेने के लिए गोद लिया था? वह पूरी तरह से घबरा गई। फिर मैं जैविक पिता मुंह चुंदवो की तरफ मुड़ा। परिचय छोड़िए, मैं सिर्फ इसलिए वापस आया हूँ क्योंकि आपने मुझे बेहतर शिक्षा का वादा किया था। अगर आप वह नहीं दे सकते तो मुझे रुकने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम 10 साल से अलग रहे हैं। मैं बस ऐसे ही आपके सामने नहीं खुल सकता। मैं आपको स्वीकार करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं अभी किसी सुखी परिवार का नाटक नहीं कर सकता। तो आपने किसी इंसान को गोद लिया या कुत्ते को, और कितने, मुझे सच में कोई परवाह नहीं है। मू परिवार स्थानीय स्तर पर एक बड़ा नाम था। मीडिया कवरेज पहले से ही बाहर थी। वे पीआर आपदा, पीआर डिजास्टर झेलने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। भले ही वे मुझसे नफरत करते थे, लेकिन वे मुझे बाहर निकालने की हिम्मत नहीं करेंगे। वे जनता की राय की ताकत को अच्छी तरह जानते थे, खासकर तब जब मैंने टीवी पर इतनी शानदार छाप छोड़ी थी। ये सुनकर दोनों भाई बहन चिढ़ गए। मुयान कुवान ने अनजान बनने का नाटक किया और घबराकर मुंह चुंबू और हार्टलेस की ओर हताश नजरें डालीं। शाव जेल, जो पूरी तरह से एक बिगड़ी हुई राजकुमारी थी, वहीं भड़क गई। चेनफान, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई का अपमान करने की? तो क्या हुआ अगर तुम होशियार हो? बड़ी बात नहीं है। तुम शायद किसी दिन मेरे भाई के नीचे ही काम करोगे।
अपनी गंदी जुबान पर लगाम लगाओ, वरना मैं किसी से तुम्हारी इतनी धुनाई करवाऊंगी कि तुम पूरी जिंदगी के लिए बेकार हो जाओगे। रुकना है तो रुको, नहीं रुकना तो बाहर निकलो। कूड़ेदान में रहने वाले आवारा को लगता है कि वह बहुत बड़ी चीज़ है। मेरी नज़र मेरे जैविक माता पिता पर पड़ी। क्या उच्च वर्ग की परवरिश ऐसी ही होती है? यही वह प्यारी बहन है जिसके बारे में आपने मुझे बताया था। क्या आप सभी कुलीन लोग इतने ही जमीन से जुड़े लहजे में बात करते हैं? जैविक पिता इतने गुस्से में थे कि उनके माथे की नसें फूल रही थीं। उन्होंने शावत जेल के चेहरे पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वह सुन्न रह गई। पापा, आप मुझे किसी आवारा के लिए मार रहे हैं। तुम और मैं जुड़वा हैं। अगर मैं आवारा हूं तो तुम क्या हो? आवारा के साथ मिलने वाला फ्री आइटम, या तुम यहाँ किसी खास पर तंज कस रही हो? ये सुनकर जैविक माँ आगे बढ़ी और उसे एक और थप्पड़ जड़ दिया। ये तुम्हें अपनी गंदी जबान चलाने के लिए सबक मिलेगा। शीप डॉग जिद में शावत जेल के सामने आ गया। मम्मी पापा प्लीज़ रुक जाइए, ये सब मेरी गलती है। मुझे इतने सालों तक अपने भाई की जगह नहीं लेनी चाहिए थी। ये सब मुझ पर है। अगर आप किसी को मारना चाहते हैं तो मुझे मारिए। उसे कांपते और लाल होते देख मैंने पहले ही बात काट दी और उसकी ओर इशारा किया। मैंने सुना है कि जब उन्होंने तुम्हें गोद लिया था तो उन्होंने एक बड़ा समारोह किया था। बहुत शानदार। मीडिया ने तो ये भी बताया था कि तुम्हें जन्मजात दिल की बीमारी है। इसका इलाज हो चुका है, लेकिन तुम्हें ज़्यादा उत्तेजित नहीं होना चाहिए। तुम जानते हो कि तुम्हारा शरीर इसे संभाल नहीं सकता, फिर भी तुम जानबूझकर खुद को इस तरह भड़का रहे हो। क्या तुम मुझे नीचा दिखाने के लिए सहानुभूति कार्ड खेल रहे हो, या तुम मुझे ये दिखाना चाह रहे हो कि तुम एक गोद लिए हुए बच्चे का इस परिवार में एक न छूने वाला स्थान है? जैविक माता पिता ने उसे संदिग्ध नज़रों से देखा। वह घबरा गया और पागलों की तरह हाथ हिलाने लगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। मम्मी पापा, इसकी बात मत सुनिए। देखिए, यही है ये परिवार। शून्य सिद्धांत, हेरफेर करना बेहद आसान। पिछले जन्म में जैसे ही मैं अंदर आया, इन दोनों ने मुझ पर एक के बाद एक अपमान किए। मुझे कभी अपना बचाव करने का मौका नहीं मिला। मैं अपनी जगह नहीं बना सका। एक भयानक पहली छाप छोड़ी। लेकिन इस बार मैंने हमला किया और उन दोनों का बोलती बंद कर दी, जिसने वास्तव में मेरे माता पिता का दिल जीत लिया। मैं अब इन दोनों से और निपटना नहीं चाहता था। मैं जैविक माँ की ओर मुड़ा। मैं थक गया हूँ। मेरा कमरा कहाँ है? पिछली बार की तरह ही मेरा कमरा पहली मंजिल पर था, जो पुराने नौकरों के क्वार्टर से बदला गया था। मैंने उस छोटे से कमरे पर एक नज़र डाली, फिर माँ को मुझे टूर देने के लिए मजबूर किया, लेकिन मैंने उन्हें नेतृत्व नहीं करने दिया। मैं सीधे ऊपर गया और शीप डॉग के कमरे की ओर बढ़ा। उसके स्वीट को देखकर, जिसमें एक निजी बाथरूम और एक गेमिंग रूम था, मैं हंसा और उसके बगल वाले गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोल दिया। माँ शर्मिंदा दिखी, उनकी आंखें इधर उधर भाग रही थीं। शावान, तुम्हारे भाई की सेहत ठीक नहीं है। उसकी नींद कच्ची है, इसलिए हम आमतौर पर इस गेस्ट रूम में किसी को नहीं रखते। उसे परेशान नहीं करना चाहते। मैंने उनकी आंखों में तब तक देखा जब तक उन्होंने नज़रें नहीं हटा लीं। ठीक है, ये जहाँ मैं रहता था उससे बहुत बेहतर है। मुझे इस तरह के परिवार में लाने के लिए कोई ईश्वरीय आशीर्वाद ही रहा होगा। मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, ऐशो आराम के लिए नहीं। वैसे भी यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा। खुद को मत कोसिए। हथेली और हाथ का पिछला हिस्सा दोनों आपका मांस हैं, लेकिन पिछले हिस्से को कभी हथेली जितना प्यार नहीं मिलता। सही है ना? उस बात ने उन्हें चुभन दी। वह लगभग रो पड़ी और जल्दी से विषय बदल दिया। ओह शाओआन, तुम्हारा पुराना घर कैसा था? क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो? दादाजी ने मुझे कूड़ेदान में पाया था। उनका पूरा परिवार एक कार दुर्घटना में मारा गया था। बस वही अकेले बचे थे। उस दिन वे कीटनाशक खरीदकर सब खत्म करने की योजना बना रहे थे, लेकिन बस स्टेशन के पास से गुजरते समय उन्होंने कचरे के डिब्बे से रोने की आवाज़ सुनी और मुझे उठा लिया। दादाजी कहते थे कि मुझसे मिलना किस्मत थी। कहा कि मेरे रोने ने उन्हें मरने नहीं दिया। हम बहुत गरीब थे। दादाजी कबाड़ इकट्ठा करके गुजारा करते थे। 2 साल की उम्र तक मैं पहले से ही उनके साथ बोतलें चुन रहा था। हमारे पास नल का पानी नहीं था, बस आंगन में एक हैंडपंप था और हम उसका भी मुश्किल से इस्तेमाल करते थे। मोमबत्तियाँ 3 पैसे की एक आती थीं, जो बिजली से बहुत सस्ती थीं। मैंने अपने अंदर दुख की विशाल लहर को निगल लिया और अपना चेहरा सपाट रखा। दादाजी का इस साल की शुरुआत में निधन हो गया। वे मेरे लिए 300 येन छोड़ गए, जो परीक्षा तक चलने के लिए काफ़ी थे। अगर आप मेरे लिए नहीं आते तो मैं अभी भी 3 साल की ट्यूशन और रहने के खर्च के बारे में तनाव ले रहा होता। तो बताओ, क्या मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान नहीं हूँ? आखिरकार हार्टलेस टूट गई। उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया और सुबकने लगी। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम इतने दुख से गुजरे। उसे उसी तरह रोते हुए देखकर जैसा कि पिछली बार हुआ था, मुझे बस चिड़चिड़ाहट महसूस हुई। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन रोने के बजाय क्या मैं पहले खा सकता हूँ? मैं सामान्य रूप से दिन में केवल 2 बार खाता हूँ और मुझे सच में बहुत भूख लगी है। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और रसोई की ओर भागी। अजीब है, मैं भूखा मर रहा था और उसे साफ तौर पर खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन फिर भी उसने माँ वाला नाटक करने के लिए नौकरानी को एक तरफ धकेल दिया। उसे वहाँ हाथ पांव मारते देख मैंने उसे बाहर निकाला और खुद कुछ सूखे नूडल्स उबाल लिए। अमीर लोग भी अजीब हैं। उनके सूखे नूडल्स भी फैंसी गिफ्ट बॉक्स में आते हैं। मैंने प्लेन नूडल सूप के 2 बड़े कटोरे बनाए और एक उसे दिया।
मुझे एक बड़े कटोरे पर झुककर वैक्यूम की तरह खाना खाते देख वह आखिरकार खुद को रोक नहीं पाए। शावान, भले ही तुम लड़के हो, तुम्हें बैठने का सही तरीका आना चाहिए। सीधे खड़े हो, सीधे बैठो और खाते समय अपने व्यवहार का ध्यान रखो। मैंने उसे पूरी तरह से अनसुना कर दिया और खाना खाता रहा, बस सिर हिला दिया। जरूर, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। दादाजी के यहाँ हमारे पास इसके लिए भी पैसे नहीं थे। हम केवल त्योहारों पर ही ऐसा खाते थे। ये सुनकर माँ को और भी ग्लानि महसूस हुई, आंसू ऐसे गिर रहे थे जैसे सेल सेल लगी हो। मैंने पूरी गर्मी अपने कमरे में बंद रहकर हाई स्कूल के पाठ्यक्रम की पढ़ाई में बिताई। इस बीच शीप डॉग और शावर जेल हर दिन बाहर पार्टियों और पैसे उड़ाने में लगे थे। अंतर बिल्कुल साफ था और मूचुंगो और माँ मुझे बहुत बेहतर नज़र से देखने लगे। मुयान कुवान और शावर जेल अभी भी दिल से बच्चे ही थे। एक बार जब उन्होंने मस्ती शुरू की तो वे सब कुछ भूल गए, जिससे मुझे ध्यान केंद्रित करने के लिए शांति मिली। किसी को भी मेहनत करना पसंद नहीं है, लेकिन समाज केवल परिणामों की परवाह करता है। मुझे अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपना सिर झुकाकर यह गंदी लड़ाई लड़नी ही थी। कड़ी मेहनत के अलावा कोई चारा नहीं था। स्कूल शुरू होने से ठीक पहले माँ और पापा बात करने आए। कोई बिना वजह इतना अच्छा बनकर नहीं आता। जाहिर है वे चाहते थे कि मैं प्रतिष्ठित एलीट हाई स्कूल की अपनी जगह छोड़ दूं और उन दोनों के साथ किसी सामान्य स्कूल में जाऊं। पिछली बार वाला ही नाटक। उन्हें नादानी में लगा कि कड़ी मेहनत करने वाला मुझे देखकर वे दो आलसी भी प्रेरित होंगे। इसके अलावा उन दोनों को प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला दिलाने में बहुत पैसा खर्च होता, जबकि मुझे एक सामान्य स्कूल में डालना पूरी तरह से मुफ्त था। क्लासिक लालची कारोबारी लोग। उनकी उंगलियां सबके सामने कैलकुलेटर पर टिकी थीं। मैंने इसे बंद कर दिया। बिल्कुल नहीं। इतनी बेबाकी ने माँ और पापा को स्पष्ट रूप से असहज कर दिया। हार्टलेस पहले बोली, शावान, मम्मी को तुम पर भरोसा है। एक सामान्य स्कूल में भी तुम्हें अच्छे ग्रेड मिलेंगे। मैंने इसके बारे में पता किया है। उनकी कॉलेज प्रवेश दर वास्तव में काफ़ी अच्छी है। क्या तुम कम से कम इस पर विचार नहीं करोगे? क्या ढिठाई है। पिछली बार क्योंकि मेरे प्रति उनकी पहली छाप कचरा थी, उन्होंने विनम्र होने की जहमत नहीं उठाई। बस मुझे उस सामान्य स्कूल में जाने का आदेश दे दिया। मेरी कोई बात नहीं सुनी गई और उस स्कूल के शिक्षक बेकार थे। माहौल मरा हुआ था और गति प्रतिष्ठित स्कूल से मीलों पीछे थी। प्रतिभा की पूरी बर्बादी। इसलिए मेरा जवाब अटल था। मैंने कह दिया सो कह दिया। आपने मुझसे असली शिक्षा का वादा किया था। यही एकमात्र कारण है कि मैं आपके साथ वापस आया। पापा अधीर हो रहे थे। हम बस तुम्हारी राय मांग रहे हैं। इतना शत्रुतापूर्ण होने की जरूरत नहीं है। मेरी राय ना है। आप शहर के टॉप स्कोरर को एक सामान्य हाई स्कूल में भेजना चाहते हैं। मुझे सच में आपका तर्क समझ नहीं आ रहा। मैंने वहां सोफे पर पड़े उन दो आलसियों की ओर देखा। आपको लगता है कि मैं उन्हें प्रेरित कर सकता हूँ? उन्होंने पूरी गर्मी खेल कूद में बिता दी। एक शब्द भी नहीं पड़ा। आप उनसे किस तरह के अनुशासन की उम्मीद करते हैं? अगर मैं उस सामान्य स्कूल में जाता हूँ तो क्या वे मुझे ऊपर उठा रहे हैं या मुझे नीचे खींचा जा रहा है? क्या ट्यूटर सच में इतने महंगे हो गए हैं? क्या हम प्रेप क्लासेस का खर्च नहीं उठा सकते, या क्या आप सीधे तौर पर मुझे चाहते ही नहीं हैं? वह बच्चा जो बीच में वापस आया ताकि सफल होकर आपका नाम रोशन कर सके। शावर जेल से रहा नहीं गया। चेनफान, तुम्हारा चक्कर क्या है? तुम कह रहे हो कि मैंने और मेरे भाई ने मम्मी और पापा को शर्मिंदा किया है और केवल तुम ही परिवार का नाम रोशन कर सकते हो। मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। यह ओवरअचीवर वाला नाटक छोड़ दो। ये बेकार है। मेरा परिवार अमीर है। मैं जैसे चाहूँ खर्च करती हूँ। भले ही मैं एक भी परीक्षा पास न करूं, मम्मी और पापा मेरा और मेरे भाई का जीवन भर ख्याल रख सकते हैं। तो पीछे हटो। उसने मुझे एक नज़र देखा और तिरस्कार से कहा, कोई गंवार जिसे नल का पानी तक नहीं मिल सका। उस बूढ़े को तुम्हारे द्वारा नीचे खींचा जाना ही सही था। तुम्हें सड़कों पर भीख मांगनी चाहिए थी, किसी पुल के नीचे ठंड से मर जाना चाहिए था। मेरे दिमाग में कुछ टूट गया। वह एक चीज़ जिसने मुझे इस पूरे समय संभाले रखा था, वह तिनके की तरह टूट गई। जब मुझे होश आया तो शावर जेल फर्श पर थी। नाक से खून बह रहा था। वह पूरी तरह आतंक में मुझे देख रही थी। मेरा हाथ ऊपर उठा हुआ था, जिसे मूचुंगो और माँ ने अपनी पूरी ताकत से पकड़ रखा था, और मैं अभी भी कॉफ़ी टेबल से वह भारी कांच का एस्ट्रे कसकर पकड़े हुए था। शीप डॉग पत्थर की तरह जम गया था, एक पुतले की तरह खड़ा था, हिलने से भी डर रहा था। ठंडा पसीना मेरी पीठ से बह रहा था। मैंने लगभग शावर जेल को मार ही डाला था। मूचुंगो ने मेरे हाथ से एस्ट्रे छीनी। माँ पूरी तरह कांपते हुए मुझे पकड़कर रो रही थीं और बार बार माफ़ी मांग रही थीं। मैंने उन्हें धक्का दिया और शावर जेल की ओर देखा। तो आखिर तुम दोनों ही असली भाई बहन हो। फिर मैंने ठंडी नज़रों से अपने जन्म देने वाले माता पिता को देखा। आप मुझे वापस ही क्यों लाए? मैं इस परिवार में बाहरी हूँ। मेरी नज़र उस नकली बेटे पर पड़ी। शीप डॉग, तुम्हें मेरे आसपास इतना चौकन्ना रहने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जब मैं कॉलेज में पहुँच जाऊँगा तो मैं चला जाऊँगा। मैं तुमसे विरासत के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। यहाँ सब कुछ तुम्हारा है। मुझे कोई परवाह नहीं है। तुम सही कह रही हो। मैं मूक कहलाने के लायक नहीं हूँ। मेरा आखिरी नाम चेन है। मैं मुड़ा और अपने कमरे की ओर चल दिया। अपने पीछे एक ऐसा साया छोड़ गया जिसकी रूह जैसे निचोड़ ली गई हो। दरवाजे के बाहर से मुझे मूचुंगो की गुस्से वाली पूछताछ सुनाई दी। मुझे उससे कुछ नहीं कहना।
मैं उसकी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने क्या गलत कहा? उसे कभी वापस नहीं आना चाहिए था। उसे वहीं मर जाना चाहिए था। अगर वह वापस नहीं आता तो भाई कुवान इतना परेशान नहीं होता। ये सब तुम्हारी गलती है। एक जोरदार थप्पड़। फिर लिविंग रूम में सन्नाटा छा गया। स्कूल के दूसरे दिन मुझे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। एक झगड़े के दौरान एक सहपाठी की आंख में चाकू मार दिया था। चूंकि मैंने सामान्य स्कूल जाने से मना कर दिया था, मेरे माता पिता ने भारी दान देकर शीप डॉग और शाव जेल को भी प्रतिष्ठित हाई स्कूल में ऑडिटिंग स्टूडेंट्स के रूप में डलवा दिया था। मुझे कभी समझ नहीं आया कि वे हम तीनों को एक साथ ठूंसने के लिए इतने जुनूनी क्यों थे। मैंने ऑनर्स क्लास में जगह बना ली, लेकिन अगले ही दिन ब्रेक के दौरान सीढ़ियों पर 3 सीनियर लड़कों ने मुझे घेर लिया और प्रोटेक्शन मनी रंगदारी मांगने लगे। जाहिर है मैं पैसे नहीं देने वाला था, इसलिए बात बढ़ गई। जब आप पहले ही एक बार मर चुके होते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हाँ, मैं थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ गया। उस हंगामे में मैंने एक लड़के की आंख पर वार कर दिया। जब ऐसा कुछ होता है तो स्कूल उसे दबा नहीं सकता। उन्होंने तुरंत पुलिस और माता पिता दोनों को बुलाया। स्टेशन पर शाव जेल गलियारे में हाथ कमर पर रखकर खड़ी थी, मेरी तरफ उंगली उठाकर चिल्ला रही थी। क्या तुम्हें मम्मी पापा का नाम रोशन नहीं करना था? तुम ऐसे करते हो, तुम सिवाय मुसीबत के और कुछ नहीं हो। अगर हमें पता होता कि तुम इतनी बड़ी समस्या हो तो हमें तुम्हें कभी वापस नहीं लाना चाहिए था। आज तुमने किसी की आंख फोड़ी है, कल तुम किसी के पूरे परिवार का कत्ल कर दोगे। शीप डॉग अपनी आंखों की संतुष्टि को छिपा नहीं पा रहा था, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले। चेन फान, मैं कठोर होने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मम्मी और पापा को तुमसे बहुत उम्मीदें थीं। तुम ऐसा कुछ कैसे कर सकते हो? ये गंभीर है। अगर उन्होंने तुम्हें माफ़ नहीं किया तो तुम्हें सच में जेल हो सकती है। उसकी नज़रें हमारे माता पिता की ओर मुड़ गईं। शायद हमें उन्हें पैसे देकर मामला रफा दफा कर देना चाहिए। अगर शाओ सच में अंदर चला गया तो उसका कॉलेज जाने का मौका पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। पापा ने मेरी तरफ निराशा भरी नज़रों से देखा। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है? वे बकवास करते हैं तो क्या हुआ? 1-2 बार सह लेते, इससे तुम मर नहीं जाते। तुम्हें इतनी दूर तक जाने की क्या ज़रूरत थी? उन्होंने पैसे मांगे, मुझे लावारिस और कचरा कहा और मेरा सिर दीवार से दे मारा। क्या मुझे बस ये सब सह लेना चाहिए? बस एक रीढ़विहीन डरपोक बनकर उन्हें अपने ऊपर से गुजरने देना चाहिए? मैं क्यों सहूं? शीप डॉग ने माथे पर बल डाला और मुझे डांटा। शाओआन, ये तुम्हारी गलती है। तुम्हें सोचना चाहिए कि तुमने क्या गलत किया। वे सिर्फ तुम्हें ही क्यों परेशान कर रहे हैं और किसी को क्यों नहीं? ज़रूर तुमने ही कुछ। मैंने उसे बात पूरी नहीं करने दी। मैं सीधे उसके पास गया और उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। उस थप्पड़ की गूंज स्टेशन के गलियारे में फैल गई। मैंने सिर्फ तुम्हें ही क्यों मारा और किसी और को क्यों नहीं? शायद तुम्हें बहुत गहराई से सोचना चाहिए कि तुमने क्या गलत किया। शावत ने मुझ पर झपटने की कोशिश की, लेकिन मुजंगो ने उसे पीछे रोके रखा। चेनफान, तुमने मेरे सामने अपने भाई को मारा है। तुम बहुत आगे निकल गए हो। शीप डॉग हार्टलेस के पीछे दुबक गया, एक हाथ से अपना चेहरा ढंके हुए और दूसरे से उसकी बांह पकड़े हुए। उसकी आंखें नम और दयनीय थीं, जिससे हार्टलेस का दिल तुरंत पसीज गया। उसने मेरी ओर खुले तिरस्कार के साथ देखा। वह तुम्हारा भाई है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अभी उससे माफ़ी मांगो। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। मुझे किस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए? उसने अभी खुद ही तो कहा था, अपने अंदर कारण तलाशो, हमेशा दूसरों को दोष मत दो। मुचो आग बबूला हो गया। उसने मेरी ओर इशारा किया और पुलिस वाले की तरफ मुड़ा। ऑफिसर, इस मामले को कायदे से निपटाएं। इस तरह के बच्चे को सबक सिखाने की ज़रूरत है, वरना ये कभी नहीं सीखेगा। चिंता न करें, कागज़ों पर वह भले ही मेरा बेटा हो, लेकिन मैं उसके लिए कोई पैरवी नहीं करूंगा। पुलिस वाले ने सिर हिलाया, फिर गुस्से में भरे मुंह परिवार की ओर देखा। तुम्हारा नाम मुलू है, सही कहा ना? शावत जेल की पलकें झपकी, वह सकपका गई। हाँ, वह मैं हूँ। पुलिस वाले ने उसे पास आने का इशारा किया। मेरे साथ आओ, तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। मुझ पर हमला करने वाले उन 3 लड़कों में से पुलिस को एक की जेब में एक स्विचब्लेड खंजर मिला, और एक दूसरे लड़के के बयान ने यह साफ कर दिया कि उनका मकसद मुझे सबक सिखाना था। उसने पूरा खेल ही बदल दिया। चाकू वाला लड़का कसम खाकर कहता रहा कि वह उसका नहीं है। कहा कि उसने इसे कभी देखा तक नहीं, लेकिन वह ये नहीं समझा सका कि यह उसकी स्कूल यूनिफॉर्म की जेब में कैसे आया। अपनी पिछली जिंदगी के रेगुलर हाई स्कूल में बुलिंग धौंस जमाना लगभग रोज की बात थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि शीप डॉग और शावत जेल इतनी जल्दी चाल चलेंगे। स्कूल अभी शुरू ही हुआ था। वही गंदी चालें, वही घटिया हरकतें। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार निशाने पर मौजूद शख्स ने पलटवार किया था। सच तो यह है कि वह लड़का निर्दोष था। वह स्विचब्लेड वाकई उसका नहीं था। मैंने उस अफरा तफरी के दौरान उसे उसकी जेब में डाल दिया था। और उस बच्चे की आंख, वह भी मैंने जानबूझकर किया था। उसे एक दुर्घटना जैसा बना दिया। मुझे इस पूरे मामले को बड़ा बनाना था। महज एक मामूली डांट या कुछ दिनों की काउंसलिंग से काम नहीं चलने वाला था। पानी के नीचे छिपी बड़ी मछलियों को फंसाने का इकलौता तरीका यही था कि इस मामले को इतना बड़ा बना दिया जाए कि इसे चुपचाप रफा दफा करना नामुमकिन हो जाए।